जय सिया राम। वेलकम टू मैथ्स मार्वल्स चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 की टीयर 1 की 18 जुलाई 2023 की दिन वाली शिफ्ट के कुछ मैथ के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो भाई, सबसे पहली बात, बड़े प्यार से करेंगे, समझ के करेंगे और बड़े ही आसान तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक भाई, समझने की कोशिश करना है। एक क्वेश्चन 4 कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपके। तो क्वेश्चन जल्दी करने के चक्कर में नहीं, कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान देना क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह। ठीक है भाई, तो चलिए बड़े प्यार से सॉल्व करते हैं। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 85% of the total number of people on the electoral roll cast their votes during an election. ठीक है। 10% of the votes cast were declared invalid. Okay. If there were 3 lakh people on the electoral roll and Dharam secured 1,37,700 valid votes, what percentage of the total number of valid votes did Dharam secure? हिंदी में देख लेते हैं एक बार। एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल लोगों की कुल संख्या के 85% लोगों ने चुनाव के दौरान अपना मत डाला। डाले गए मतों में से 10% को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग थे और धर्म ने 1,37,700 वैध वोट हासिल किए तो धर्म को वैध वोटों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, परसेंटेज कैसे निकालेंगे वैध मतों का कि उसे वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? भाई देखो, भाई धर्म के वोट डिवाइडेड बाय वैलिड वोट मीन्स वैध मत मल्टीप्लाई बाय 100। बेसिक है ना भाई, यही तो है। ठीक, तो देखो भाई करते हैं यही। कितने वोट मिले भाई धर्म को? भाई बोलता है 1,37,700 वोट मिले ना। और टोटल वैलिड वोट कितने? भाई वो तो हमें नहीं पता, हमें दे क्या रखा है भाई, मतदाता सूची में कितने वोट थे? भाई 3 लाख वोट है। ठीक है भाई, ठीक है। तो हमें वैलिड वोट में पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो कैसे निकालेंगे वैलिड वोट? देखो भाई, टोटल कितने वोट हैं इलेक्टोरल रोल में? 3 लाख। भाई 85% ने अपना वोट डाला। कितने ने वोट डाला भाई? 85%। तो इसका 85% ने अपना वोट डाला। ठीक है, ये आ गई संख्या किसकी? जिन लोगों ने अपना वोट डाला है। अब भाई 10% तो अवैध हो गए, इसका मतलब डाले गए वोटों का 90% वैध होगा? बिल्कुल होगा। तो भाई परसेंटेज निकालने के लिए क्या, भाई धर्म को जितने वोट मिले बट्टे में वैलिड वोट मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया परसेंटेज भाई हमारा। 2 जीरो से ठाक 2 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो ठाक, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बहुत जीरो उड़ा दिए भाई। 9 एकम 9, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 तिया 27। ठीक है भाई, 17 निम्मे होता है 153, 17 पंजे 85, 17 निम्मे 153। पहाड़े आने चाहिए भाई 20 तक तो कम से कम। ठीक भाई। और भाई 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। ये कितना आ गया भाई मेरा? 60% मेरा आंसर। मीन्स धर्म को वैध मतों का कितना प्रतिशत मिला? भाई वैलिड वोट का 60% मिला। ऑप्शन बी। वीडियो को लाइक करते हुए चलना भाई, अच्छा लगे तो ठीक, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो। ठीक है भाई, इसको रख दो साइड में। अब अगला क्वेश्चन, इस पर कर दो भाई जूम, दिखना चाहिए सबको। तो भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या बोलता है? इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज़ 9,500 अमाउंट टू रुपीज़ 11,780 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। प्रश्न क्या है? साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से रुपये 9,500 की राशि को कितने वर्षों में 11,780 हो जाएगी? ठीक है भाई। भाई मुझे ब्याज कितना मिला टोटल? भाई 11,780 घटा माइनस और कितना 9,500 इज इक्वल टू भाई कितना ब्याज मिला? 2,280 रुपये। यही तो ब्याज है मेरा, है ना भाई? ठीक है भाई, तो मेरे को इंटरेस्ट का एक बेसिक फॉर्मूला होता है भाई, 2 मेथड से करेंगे।
पहले मेथड 1 जो हमारा बेसिक है, जो स्कूल में पढ़ाते हैं भाई 6ठी 7वीं क्लास में, क्या PRT/100 है ना भाई। फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम बाय 100। भाई लगा दो। प्रिंसिपल कितना है भाई 9500 रुपये, रेट कितना है भाई 8%, और टाइम कितना है भाई हमें निकालना है, और बाय 100 कितना ब्याज मिल रहा है भाई हमको, भाई हमको मिल रहा है भाई 2280, 2280 रुपये ब्याज। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो ठैक भाई। 19 से जा रहा है, कैसे 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 120 से 19 पंजे 95 भाई, 8 एकम 8, 15 अट्ठे 120, 15 से जा रहा है, और 5 एकम 5, 5 से 15, तो टाइम बराबर कितना आ गया 3 ईयर। मेरा आंसर ऑप्शन बी। अब भाई एक साधारण समझ और कॉमन सेंस वाला भी मेथड है, क्या मेथड 2 कह देते हैं। भाई देखो, मुझे टोटल कितना ब्याज मिला भाई 2280 रुपये, कितने पर भाई 9500 रुपये पर, 9500 पर। कितना प्रतिशत मिला, कर दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गायब। 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 120, 19 पंजे 95, 5 एकम 5, कितने जा रहा है 24 से। भाई मतलब मुझे कितना परसेंट ब्याज मिला टोटल, 24%, 24% ब्याज मिला ना भाई। देखो अब 8% कितने साल में मिलता है भाई, 1 साल में मिलता है ना, लेकिन मिला कितना है 24%, कितने गुना भाई 3 गुना। इसका मतलब समय भी भाई 3 गुना होगा, होगा ना। तो 1 साल ना होकर कितना साल होगा, 3 साल समय। मेरा आंसर ऑप्शन बी। भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोकते हुए जाना प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी कमेंट करते रहना अगर आपके सही आ रहे हैं तो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ये किसका है, ये ट्रेन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन कुछ भी कह लो, दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट का है, दोनों का ही है वैसे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 34 किलोमीटर पर आवर इन 25 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स। ठीक है भाई, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही एक ट्रेन समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर सकती है, मतलब करती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई क्या है। तो भाई सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा इसमें क्या है, स्पीड इज इक्वल टू टाइम इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो क्या पार करती है भाई, कितनी दूरी तय करती है भाई, अपनी दूरी मतलब अपनी लंबाई और जिस ट्रेन को पार कर रही है उस ट्रेन की लंबाई, दोनों का सम, उतनी दूरी तय करती है। ठीक है भाई, तो मुझे पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, बिल्कुल होता है। रिलेटिव स्पीड का भी कॉन्सेप्ट है। जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ज़्यादा स्पीड माइनस कम स्पीड। और जब ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं तब रिलेटिव स्पीड क्या होती है भाई, ज़्यादा स्पीड प्लस कम स्पीड, मतलब तब तो स्पीड जुड़ जाती है। तो भाई रिलेटिव स्पीड देख लो एक बार, रिलेटिव स्पीड क्या भाई, सेम डायरेक्शन में क्या होगी ऐड, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है माइनस सब्ट्रैक्ट। सेम डायरेक्शन में ऐड होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होती है। अब भाई ये बेसिक सा कॉमन सेंस है कि भाई ज़्यादा स्पीड वाली से कम स्पीड वाली को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्पीड नेगेटिव में नहीं रखेंगे, रिवर्स गियर में नहीं भगा देंगे गाड़ी को स्पीड नेगेटिव बना के। ठीक है भाई, ठीक है। तो चलिए अब क्या पूछता है हमसे पूछता है भाई दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई मीन्स लेंथ या फिर डिस्टेंस कह लो। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू भाई स्पीड कितनी है 70 और 34 किलोमीटर पर आवर। जब सेम डायरेक्शन में जाएगी
तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई 70 माइनस 34 बराबर कितना 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन भाई यहाँ टाइम तो सेकंड में दे रखा है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो भाई इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे 36, ये क्या है किलोमीटर पर आवर। अब देखो भाई किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई 1000 होते हैं ना, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई 3600। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई 1000, जो किलोमीटर का 1000, और ये बाय पर आवर 3600। तो ये कितना आएगा भाई मेरा, ये जो मेरा 1000/3600 है, ये मेरा 5/18 आता है यहाँ से। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। ठीक है भाई, तो 36 इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, मल्टीप्लाई बाय 5/18 मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम ले रही है 25 सेकंड। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी भाई दोनों ट्रेनों की, कर दो भाई 18 कम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 गुणा 25 बराबर 250 मीटर। मेरा आंसर ऑप्शन ए। भाई कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन का तरीका या मेथड जो भी है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते हुए चलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी एंड ई किसका है ये, अच्छा सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। भाई क्या बोल रहा क्वेश्चन, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी रेशियो डी बी इज इक्वल टू 7:9, 7:9। ओके, इफ CD and BE intersect each other at F, then find the ratio of areas of triangle DEF and triangle CBF। देखिए भाई हिंदी में देख लेते हैं एक बार। D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC की भुजाओं पर, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि DE समानांतर BC के होगा, मतलब DE BC के समानांतर है। ओके, और AD अनुपात DB बराबर 7:9 है। यदि CD और BE F पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज CBF के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सिंपल सा है सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे ट्राइंगल, अच्छा सा कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की, बाकी तो राम भरोसे बनेगा भाई जैसा बनेगा। जय सिया राम। ट्राइंगल क्या है हमारा, ए बी सी, दो पॉइंट है हमारे, कौन कौन से भाई, डी और ई। भाई डी ई ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है भाई, बना दिया हमने। अब जब ये पैरेलल दे रखा है तो भाई और क्या दे रखा है हमें, ए डी रेशियो डी बी, ए डी रेशियो डी बी इक्वल टू 7:9। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। और क्या दे रखा है, बस डी पैरेलल बी सी दे रखा है। तो भाई क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या ट्राइंगल त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। कैसे भाई, देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के साथ लिखा है, ए डी बी ई सी मीन्स एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, तो ए बराबर 1 है। तो भाई ये देखो ऑल्टरनेट एंगल होगा ना, बिल्कुल भाई पैरेलल साइड है और एक तीसरी लाइन काट रही है, तो ऑल्टरनेट एंगल हो गए ना, तो बराबर होंगे। ऐसे ही एंगल ए ई डी बराबर एंगल ए सी बी, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, ओके। तो भाई देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के रेशियोज क्या होते हैं हमारे, बराबर होते हैं, किसमें, सिमिलर ट्राइंगल में होते हैं ना भाई। तो मैं कह सकता हूँ भाई ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू डी ई बाय बी सी। देखो यहाँ से पहला दूसरा ए डी लिया तो यहाँ से ए बी लेंगे, ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू यहाँ से दूसरा तीसरा डी ई लिया तो यहाँ से भी दूसरा तीसरा बी सी लेंगे, डी ई बाय बी सी। और ए डी बाय ए बी कितना है भाई, ए डी है मेरा 7 है ना, बाय ए बी कितना है भाई, ए बी ए डी प्लस
डी बी होगा 7 + 9 16 कह दूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये हो गया हमारी एक ट्राइंगल की बात। चलो भाई, अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। ये बॉक्स बनाता रहता हूँ मैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो भाई, और क्या कह रहा है, यदि सी डी और बी ई एफ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, कौन? सी डी। भाई मिला लो सी डी, सी डी और बी ई किस पर? एफ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है भाई, तो क्या पूछता है? पूछता है ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल सी बी एफ के एरिया का रेशियो। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। कैसे? मैं कह सकता हूँ भाई ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर होगा ट्राइंगल सी बी एफ के। भाई ऐसे कैसे कह दिया? देखो भाई कैसे कह दिया। भाई डी ई पैरेलल बी सी है, बिल्कुल है। तो क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस होगा ना। और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और भाई ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है भाई, तो तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो देखो डी बराबर सी के, डी बराबर सी के, बी बराबर ई के, ये वाला बी। ठीक, तो बी बराबर ई के और एफ बराबर एफ के, एफ बराबर एफ के। बिल्कुल ठीक लिखा कि नहीं? बिल्कुल लिखा। तो मैं कह दूं भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी एफ क्या होगा? भाई सिमिलर है दोनों ट्राइंगल, तो भाई एरिया का रेशियो क्या होता है? भाई स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मीन्स जो ट्राइंगल डी एफ और सी बी एफ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, भाई डी ई बाई सी बी, डी ई बाय सी बी या बी सी कुछ भी कह लो, उनका स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो भाई देखो डी ई क्या हो गया? भाई डी ई हो गया 7 और बी सी क्या हो गया? भाई 16। इनका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा भाई? 49/256। मेरा आंसर ऑप्शन डी। अच्छा लग रहा है भाई अगर सवाल और मेथड, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते चलना, शेयर करते चलना अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करते हुए चलना, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद भाई। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है if x plus 1 by x is equal to 5 then what is the value of x to the power 8 minus 1 by x to the power 8। देखो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे, मज़े लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत आराम से करेंगे ताकि दिमाग में एक बार घुसे तो किसी का निकाले ना निकल पाए। चलिए भाई, उसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसको देखिए भाई। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि x टू दी पावर 8 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 8, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई। एक एक स्टेप खोल के चलूँगा आपके आगे। x टू दी पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, यही फॉर्मूला बन रहा है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो जो प्लस वाली टर्म निकल रही है उसको एज इट इज़ रहने देना है। ये यहाँ 4 है भाई, ओके। और जो माइनस वाली टर्म है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं होता ना भाई फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसीलिए मुझे माइनस वाली जितनी भी मेरी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या फिर जो भी मेरा टर्म निकलेगी उसको एक्सपेंड करते हुए चलना है। ठीक है भाई, तो ठीक है। तो देखिए भाई, एक्स टू दी पावर 8 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 8 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ भाई? देखो इसको कर दो एक्सपेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसको ऐसे ही लिख दो एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4। ठीक है भाई, इसको और एक्सपेंड कर दो,
एक्स टू दी पावर 8 माइनस 1 बाय एक्स टू दी पावर 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एक्स माइनस 1 बाय एक्स, एक्स प्लस 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 4। ठीक है भाई। बेसिकली मुझे अगर इन चारों की वैल्यू पता चल जाए तो मैं उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है ना भाई। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर तो बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। कैसे भाई, मुझे पता है कि इफ़ x प्लस 1 बाय एक्स बराबर मेरे के है, इफ़ x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू के, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। कह दूँ होता है? बिल्कुल होता है। क्यों भाई, इसका होल स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एक्स, एक्स से 1 बाय एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल, तो प्लस का 2 बचेगा और ये जो के स्क्वायर होगा इज इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस का 2 माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक भाई, बेसिक आइडेंटिटी है। ओके, और मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक भाई, तो अब देखो एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू के, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 है 2 का स्क्वायर माइनस 2 होगा। बिल्कुल होगा। क्यों भाई, ये जो आइडेंटिटी लगा के मैंने ये रिजल्ट निकाला है, सेम ये वाली आइडेंटिटी इस पे लगा दो, ये रिजल्ट निकल जाएगा। क्यों, इफ एक्स, इसको देखो, इसको एक्स स्क्वायर को आप ए समझ लो, ए प्लस 1 बाय ए इज इक्वल टू एम है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 2 है ना भाई। बिल्कुल भाई, एक बार इस पर इसका होल स्क्वायर करेंगे, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये आएगा। इन इसका भी होल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा। बहुत बेसिक आइडेंटिटी है। ठीक है, यहाँ पर के मेरा किसके बराबर है भाई, के मेरा 5 के बराबर है, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे दे रखा है एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 5। वो तो आइडेंटिटी बताने के लिए मैंने के एज्यूम कर लिया। ठीक भाई, ठीक है। तो भाई देखो, इफ़ एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू के, तो भाई मेरा एक फॉर्मूला, मेरा ये भी रिजल्ट निकलता है, एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2। मैं सीधे -4 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने -2 दो बार लिखा। क्यों, ताकि मैं आपको समझा सकूं। भाई देखो, यहाँ से मैंने स्क्वायर किया दोनों तरफ, इसको के बराबर रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। ठीक, अब अगर मैं यहाँ -2 और यहाँ दोनों तरफ -2 करूँगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। ठीक, ओके 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 ओके। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है ना। ओके, हाँ, यहाँ स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है भाई, तो इसको मैं ऐसे भी कह दूँ, एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 4। ठीक भाई, अब भाई ये सारी वैल्यू यहाँ रख दो, हो गया मेरा काम सही। एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कितना भाई, ये मेरा बराबर है 5 के, है ना भाई। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कितना, के स्क्वायर माइनस 4। भाई इसको रख दो, के स्क्वायर कितना, के बराबर है 5 के, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट में, ये बराबर मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 2। और ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा बराबर किसके, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2। भाई के स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 23 का स्क्वायर माइनस 2 कह दूँ भाई, बिल्कुल कह सकता हूँ, ब्रैकेट में डाल दो। ठीक भाई, देखो भाई, और इजी लिखने के लिए इसको मैं और ऐसे कर देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट 21, ये हो जाएगा मेरा, ये तो 5 का 5 ही रहेगा, ये हो जाएगा मेरा कितना 23, और ये हो जाएगा मेरा कितना, तो ये 5 20
7। भाई कर दो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, आ गया मेरा आंसर। कितना आएगा भाई ये आंसर मेरा, यहाँ पर जाकर कितना आएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 115, 115 मल्टीप्लाई बाय 527, कितना 115 मल्टीप्लाई बाय 527, ये आएगा मेरा 60605 और स्क्वायर रूट 21 साथ में लग जाएगा, मेरा आंसर ऑप्शन बी। ठीक भाई, अच्छा लगा मेथड तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, करते हुए चलना भाई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और हाँ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना भाई। ठीक अगला करते हैं, चलो देखो भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल S इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क QR, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PSQ। ये एंगल है, एंगल PSQ। ठीक भाई, PQR एक वृत्त के अंदर बना हुआ एक समबाहु त्रिभुज है, चाप QR पर S कोई बिंदु है, कोण PSQ का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सबसे पहले जो कंडीशन मुझे दे रखी है वो फुलफिल कर लेता हूँ। यार अच्छा खासा सर्कल बना दिया मैंने, प्रैक्टिस अच्छी हुई है। चलिए अच्छी बात है भाई, इसके अंदर मेरा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक, क्या नाम है ट्राइंगल का, PQR। ठीक भाई, क्या बोलता है, QR पर चाप QR मतलब आर्क QR, ये वाली आर्क, वैसे आर्क QR तो ये भी हो सकती है ना भाई, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि S बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, पता है क्यों पता चला, क्योंकि जितने भी मेरे एंगल दे रखे हैं ना उसके हिसाब से सारे मेरे एक्यूट एंगल और एक ऑप्शन राइट एंगल है, बस इस हिसाब से मुझे पता चल गया ये देखकर कि जो भी पॉइंट होगा वो यहाँ पर कहीं होगा, तो मैंने बना दिया भाई, बीच में बना दिया। ठीक है, पूछता है PSQ का माप ज्ञात कीजिए, किसका, PSQ का माप ज्ञात करना है, कर देंगे, बहुत ईजी है भाई। देखो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं, इट मीन्स भाई ये 60 डिग्री होगा, हर एंगल 60 डिग्री होगा। अब देखो भाई, एक ही जीवा, एक ही कॉर्ड PQ पर दो एंगल बन रहे हैं, सॉरी हाँ, दो एंगल बन रहे हैं, तो दोनों का मान समान होगा कि नहीं भाई, यहाँ भी 60 बनेगा, यहाँ भी 60 बनेगा, किसी भी पॉइंट पर बना लो आप, PQ पर जो भी एंगल बनेगा भाई उसका मान 60 ही होगा, तो ये भी कितना हो गया, 60, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। ओके ठीक भाई, ऑप्शन ए मेरा आंसर। अच्छा लगे मेथड तो भाई लाइक करते हुए चलना, शेयर करते हुए चलना, सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। ठीक भाई, चलिए भाई, कुछ नया अगर सीखने को मिले या कुछ इनोवेटिव अगर सीखने को मिले या कुछ भी फ़ायदा हो तो ज़रूर लाइक करना। चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹2000 अ शॉपकीपर loses 20%, ओके, हाउ मच वुड ही गेन और लूज बाय सेलिंग इट फॉर ₹3000। हिंदी में देख लेते हैं। 2000 रुपये में एक घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, 3000 रुपये में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी। ठीक है भाई, भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे भाई, कोई भी चीज़ मेरी मतलब कोई भी चीज़ खरीदता हूँ तो वो 100% होता है उसका कॉस्ट प्राइस, है ना भाई। अब मैंने 100% से ऊपर पे बेचा तो प्रॉफिट, नीचे पर बेचा तो मेरा लॉस, सिंपल सी बात है। ऊपर बेचोगे तो मुनाफा कमाऊंगा, नीचे बेचूंगा तो नुकसान खाऊंगा। ठीक है भाई, वो बोल रहा है उसे 20% की हानि होती है, कब, जब 2000 रुपये की बेचता है, इसका मतलब वो 20% की हानि के बाद कितने पर बेचेगा, 80% पर ही तो बेचेगा ना भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। तो वो बोल रहा है कि 3000 रुपये पर बेचा, तो बताओ उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है भाई, देख लेते हैं भाई। मैंने देखा कि जब 20% के लॉस पर बेच रहा है तो कितने प्रतिशत पर बेच रहा है भाई, 80% पर, और 80% बराबर किसके है भाई, 2000 रुपये के।
2,000 रुपये पर ही तो बेच रहा है ना भाई। तो वो बोल रहा है कि उसने अब 2,000 की नहीं, अब उसने कितने की बेच दी भाई, 3,000 रुपये की बेच दी ना। कितने गुना कर दी कीमत भाई, 3/2, 1.5 गुना कर दी कीमत। इसका मतलब कितने प्रतिशत पर बेचने लगा भाई, पहले जितने पर बेच रहा था ना उसका 1.5% पर, मैं सॉरी 1.5 गुना पर बेचने लगा। 3/2 कितना हो जाएगा, 180 का 3/2, 120%। लेकिन मेरा आंसर क्या है, ये नहीं है। 100 रुपये की 100% की चीज़ थी, 120% पे बेचने लगा ना। कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाने लगा भाई, +20%, 20% प्रॉफिट, मेरा आंसर ऑप्शन सी। अच्छा लगा मेथड तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करते हुए चलो, कमेंट में बताते चलो कि कैसा लग रहा है भाई तुमको। प्लीज़ गाइस, आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं अब। ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days। ए वर्क्स ओनली फॉर द फर्स्ट 2 days एंड लास्ट 2 days। ओके, एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days। ए वर्क्स ओनली फॉर द फर्स्ट 2 days एंड लास्ट 2 days। द रेस्ट वर्क इज डन बाय बी एंड द वर्क इज completed in 20 days। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। हिंदी में देख लेते हैं। ए अकेले एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए केवल पहले 2 दिनों और अंतिम 2 दिनों के लिए काम करता है। शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिनों में पूरा हो जाता है। ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो भाई, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस किस चैप्टर का, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड वर्क एंड वेजेस का। क्या, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। वहीं पर अगर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाता है तो वर्क की जगह आ जाती है स्पीड, टाइम की जगह टाइम रहता है, और एफिशिएंसी की जगह हो जाती है स्पीड, बस, और कोई फ़र्क नहीं है। सारे के ये चारों चैप्टर जो मैंने बताए हैं, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी पर ही चल रहे हैं। ठीक भाई, चलिए तो अब ये इस सवाल पर आते हैं। क्या बोल रहा है, ये अकेला किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने केवल 2 दिन काम किया। ठीक है भाई, शुरू के 2 दिन और लास्ट के 2 दिन, मतलब 4 दिन काम किया। इसका मतलब ए का कितने दिन का काम बच गया भाई, 11 दिन का काम बच गया ए का, है ना भाई। और वो काम पूरा कौन कर रहा है भाई, वो बी पूरा कर रहा है। कितने दिनों में, 16 दिनों में। क्यों, शुरू के 2 दिन और लास्ट के 2 दिन तो ए ने काम किया, और टोटल काम हुआ है 20 दिन। इसका मतलब बचे हुए 16 दिनों तक बी ने काम किया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ भाई, ए का 11 दिनों का काम बराबर किसके है, बी के 16 दिनों के काम के बराबर, है ना भाई। ए ने 4 दिन काम किया तो ए का 11 दिन का काम बच गया था, और यही काम बी ने किया है कितने दिनों में, 16 दिनों में। तो भाई यही इक्वेशन बनी, ए का 11 दिन का काम बराबर बी के 16 दिन के काम के। तो भाई ए बाई बी बराबर 16/11। ये क्या आया है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आया है। अगर ए 16 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 11 यूनिट। तो भाई वर्क कितना हो गया मेरा टोटल, भाई ए टोटल काम कर सकता है 15 दिनों में, तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू 240 यूनिट। ये हो गया मेरा काम। ठीक भाई, बोलता है ए और बी साथ मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी। भाई टाइम पूछ रहा है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम इज इक्वल टू वर्क, ये एफिशिएंसी इधर आ जाएगा, अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, 240, और दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है भाई, 16 और 11 कितनी हो गई, 27। ये कितना हो जाएगा, 3 × 27, 3 × 8 = 24, इज इक्वल टू 80/9 days। मेरा आंसर ऑप्शन बी। अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करते हुए चलना भाई। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर कमेंट करना, और कोई भी सुझाव या राय या कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना। भर डालो कमेंट बॉक्स में भाई, अच्छा लगता है। ठीक भाई, और सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज़। चलिए भाई, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज ₹4,200 एंड द शॉपकीपर अलाउज a discount of 5% on it. If his profit is 14%, then what is the cost price of the fan? एक छत के पंखे का अंकित मूल्य 4,200 रुपये है और दुकानदार उस पर 5% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य
क्या होगा। ठीक है भाई, देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, मजे लेके करेंगे। ठीक, ओके भाई, दो मेथड से करेंगे। कैसे, पहला है जिसमें मैं क्रय मूल्य के अलावा अंकित मूल्य भी वो तो दे ही रखा है, मैं सेलिंग प्राइस भी निकाल लूँ, रेशियोज भी निकाल लूँ सबका, मीन्स एक मेथड से मैं बहुत सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। ठीक, तो भाई पहले उस मेथड से कर लेते हैं भाई, मेथड 1। ठीक भाई, भाई देखो क्या बोल रहा है, पंखे का अंकित मूल्य 4200 रुपये है, वो बेच रहा है 5% के डिस्काउंट पर। भाई मार्क प्राइस से बेचेगा तो किस पर बेचेगा, सेलिंग प्राइस पर, और भाई लाभ कमा रहा है 14%, कॉस्ट प्राइस से लाभ कमा कर बेचेगा किस पर, सेलिंग प्राइस पर। तो यहाँ सेलिंग प्राइस जब कॉमन आ रहा है दोनों लाइनों में, तो उसको क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। ठीक, जो चीज़ कॉमन आती है बीच में लिखते हैं, और इस तरफ हो गया मार्क प्राइस, इस तरफ हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, भाई डिस्काउंट कितना दे रहा है, 5%, तो 5% को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 1/20। भाई इसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो 5/100 इज इक्वल टू 1/20 आता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर 20 रुपये की मेरी चीज़ है तो 1 रुपये की छूट देकर मैं उसको 19 रुपये में बेच रहा हूँ। अगर 20 यूनिट प्राइस है मेरी चीज़ का तो मैं उसको 19 यूनिट में बेच रहा हूँ, बिकॉज ऑफ 1 यूनिट डिस्काउंट। अब देखो भाई 14% को फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा भाई, 7/50, 14/100 इज इक्वल टू 7/50। इट मीन्स 14% प्रॉफिट कमाने का मतलब है, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 50 यूनिट हो तो मैं 7 यूनिट का प्रॉफिट कमा के कितने यूनिट की बेचूंगा भाई, 57 यूनिट की। अब जो है ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये इसको मैं कैसे फिल करूंगा, बहुत बार बताएं, अपने बगल वाले से हमेशा। इसके बगल में 19 कर दो, यहाँ है 57, इसको भी फिल कर दो। अब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन रुको भाई, मैं इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई क्यों करूँ, 19 गया 19 गया 19 दिया 57, भाई यहाँ क्या बचा 50, यहाँ बचा 57, यहाँ बचा 60। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा, 50, 57 एंड 60 हो गया। भाई यहाँ से मुझसे कुछ भी पूछेगा मैं सब बता सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल बता सकता हूँ। वो मुझे बोलता है कि अंकित मूल्य, मार्क प्राइस है 4200 रुपीज़, कितना है रुपीज़ 4200, लेकिन हमारे हिसाब से 60 यूनिट। तो भाई 60 यूनिट का कितना टाइम्स है, कितना गुना है 4200, 7 6 7 42, 70 गुना भाई, 70 टाइम्स। इट मीन्स मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई, इसको भी हम कितना कर देंगे, 70 टाइम्स कर देंगे, कितना हो जाएगा रुपीज़ 3500, मेरा आंसर ऑप्शन सी। अच्छा लगे तो भाई लाइक करते हुए चलना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करते हुए चलना, और कमेंट बॉक्स में भाई भर देना कमेंट बॉक्स अपने आंसर देकर, या अपनी बातों से, अच्छी लगती हैं बातें पढ़नी भी। तो भाई चलो अब मेथड 2 देख लेते हैं। ठीक है भाई, भाई मेथड 2 बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं फिर भी प्रेफर करूंगा, मतलब इस मेथड को प्रेफर करूंगा, चाहे मेरे 3 सेकंड फालतू लगे या 5-10 सेकंड भी फालतू लगे, लेकिन मेरा एक्यूरेट आंसर निकले और मुझसे जो पूछता है मैं वो बता सकूं। तो मेथड 1 ही प्रेफर करना आप भी, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए शॉर्ट मेथड है मेथड 2, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस सवाल पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक भाई, तो चलिए भाई देखते हैं अगला मेथड। भाई देखो, मैं कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट लाभ कमा रहा हूँ भाई, 14%। इट मीन्स मैं चीज़ को कितने का बेच, मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, CP मल्टीप्लाई बाय 114/100, CP का 114%, यही तो मेरा सेलिंग प्राइस होगा। और भाई मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, मार्क प्राइस पर 5% की छूट, और मार्क प्राइस कितना है 4200 रुपये, इस पर 5% की छूट मतलब 95%, तो 4200 का 95%, यही तो मेरा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 100 से 100, 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 700। भाई 700 गुणा 5, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरा ₹3500, मेरा आंसर ऑप्शन सी। अच्छा लगा मेथड तो लाइक करते हुए चलना भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए चलना, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट। हाँ, और एक काम सबसे इम्पोर्टेंट इन चारों चीज़ों से, जय सिया राम बोलते हुए चलना, भारत माता की जय, ये ज़रूर बोलते हुए चलना। कमेंट नहीं करोगे चलेगा, लेकिन जय सिया राम बोल दो, ये अच्छा लगेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है,
जय सिया राम। द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 888 so that it is exactly divisible by 35 इज ओके। 888 में जोड़ी गई, हिंदी में देख लेते हैं। 888 में जोड़ी गई सबसे छोटी संख्या क्या है यदि यह 35 से बिल्कुल विभाज्य हो। ओके ठीक है भाई, तो मैं बेसिकली पूछ रहा 888 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 35 से डिविजिबल हो जाए, 35 से भाग हो जाए संख्या। भाई सबसे बेसिक मेथड सबसे अच्छा है इसका, क्या भाई 888 और भाई जो सीखा था फर्स्ट क्लास में डिवाइड देना कर दो भाई। 35 से क्या देना है, भाग दे दो भाई। 35 दूना कितना 70, ये कितना आ गया 8 1 8। अब भाई देखो 35 पंजे होता है 175, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा वाली संख्या लेनी है तो 35 पंजे नहीं 35 छिक्के जाएंगे। कितना हो जाएगा 210, कितना होगा 36 18 6 5 30, हाँ 210 हो रहा है। तो भाई यहाँ नीचे कितना आएगा 12 10 22 माइनस का। इट मीन्स अगर मैं 888 में 22 जोड़ दूँ तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि मैं 35 से डिवाइड दे रहा हूँ। इसका मतलब ये जो मैं 22 है मेरा 22 जोड़ दूँ ये मेरा आंसर है। 888 में मैं अगर 22 जोड़ूँ तो 35 से बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगी संख्या। ठीक है भाई। भाई मैं आपको एक और मेथड से कराना चाहता हूँ, हालांकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली वो अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, और अगर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार समझना है कैसे। भाई देखो मेरी संख्या क्या है 888, और डिवाइड कर रहा हूँ मैं किससे 35 से। 35 से डिवाइड का ये मतलब है कि भाई मैं 7 और 5 दोनों से डिवाइड दे रहा हूँ, है ना भाई। संख्या डिविजिबल होनी चाहिए 35 से। इट मीन्स जो भी संख्या आएगी वो मेरी 5 और 7 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए ना। इट मीन्स लास्ट में जो भी नंबर आएगा या तो 0 होना चाहिए या 5, क्योंकि तभी वही 5 से डिविजिबल हो पाएगी संख्या। ठीक भाई। अब ऑप्शन में दिए गए नंबर में से मैं इसमें क्या जोड़ूं कि यूनिट डिजिट पर मेरा 0 या 5 आ जाए। भाई देखो 8 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 10, यूनिट डिजिट पर 0 आ रहा है भाई। इट मीन्स ए आंसर हो सकता है। अभी बाकी भी चेक कर लेते हैं, लेकिन भाई लाइन से है सारे नंबर। 3 जोड़ूंगा 8 में 11 आएगा, नहीं हो सकता आंसर। 0 जोड़ूंगा 8 में 8 आएगा, नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि यूनिट डिजिट पर 8 ही रहेगा। मुझे यूनिट डिजिट पर चाहिए 0 और 5। 1 जोड़ूंगा 8 में 9 आता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर अल्टीमेटली क्या हो गया 22। लेकिन अगर आपको ऐसे भी नहीं सोचना है, आपको ऑप्शन ही नहीं चाहिए, बिना ऑप्शन के अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। भाई देखो वही अंडरस्टैंडिंग और वही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप करनी है। देखो भाई मैं इसको किससे डिवाइड दूंगा भाई 35 से डिवाइड देना है, इसका मतलब 7 से तो डिवाइड देना ही है ना भाई। लेकिन किससे और डिवाइड देना है 5 से भी देना है। तो भाई मैंने 7 से डिवाइड करके देखा, भाई 7 से डिवाइड दे रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है कितना, यहाँ से 7 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर आएगा, काटूंगा तो 7 एकम 7 1 7 दूनी 14 4 7 7 49 भाई 6। ठीक है 6 या -1, भाई रिमाइंडर आ रहा है मेरा 6। इट मीन्स अगर मैं इसमें एक और जोड़ दूँ, क्या कर दूँ +1 कर दूँ, तो ये हो जाएगी संख्या 889। ठीक। अब अगर देखो अब मैं इसमें क्या जोड़ूँ 7 का मल्टीपल, जो भी जोड़ूंगा अब 7 का मल्टीपल जोड़ूंगा। क्यों, ताकि ये संख्या 7 से विभाजित होती रहे, लेकिन मुझे 7 का ऐसा मल्टीपल जोड़ना है कि ये संख्या 5 से विभाजित हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए। तो देखो भाई क्या मैं अगर इसमें 7 जोड़ूँ तो ये 5 से डिवाइड हो रही है भाई 896 हो जाएगा, नहीं हो रही। 14 जोड़ूंगा तो 4 और 9 यूनिट डिजिट जोड़ रहा हूँ मैं, अगर 14 जोड़ूंगा तो 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, नहीं हो रही यूनिट डिजिट। अब 21 जोड़ो 7 से डिविजिबल है, 1 और 9 कितना हो जाएगा 0। भाई हाँ 21 जोड़ने पे मेरा आंसर आ रहा है, कितना हो जाएगा 0 0, एक सेकेंड ये हो जाएगा सॉरी 1 9 910। ठीक है 910 ये आ जाएगा मेरा। ठीक। तो भाई देखो मैंने टोटल कितना जोड़ा भाई 888 था, पहले मैंने 1 जोड़ा फिर 21 जोड़ा, टोटल मैंने कितना जोड़ा भाई 22। मेरा आंसर क्या आ गया 22। हो सकता है आपको ये वाला मेथड लंबा लग रहा हो या फिर इरिटेटिंग या फिर क्रिंज टाइप लग रहा हो थोड़ा, बट ये मेथड आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से। क्यों, यहाँ से आपको ना ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी और आपके जो
दिमाग के नर्व्स खुल जाएंगे। ठीक, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। भाई मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है अ कोनिकल टेंट विद रेडियस 6 यूनिट एंड हाइट 8 यूनिट इज टू बी मेड बाय कैनवास। ठीक है भाई, बेसिकली 10वीं क्लास वाला क्वेश्चन है, इजी है, बहुत इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कोनिकल टेंट विद रेडियस 6 यूनिट एंड हाइट 8 यूनिट इज टू बी मेड बाय कैनवास, हाउ मच कैनवास इज नीडेड टू मेक द टेंट राउंड ऑफ द टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, 6 इकाई और त्रिज्या और 8 इकाई त्रिज्या ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू कैनवास द्वारा बनाया जाता है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता है, कितने पॉइंट्स के 2 प्लेसेस तक निकालना है। ठीक है भाई, पहले तो भाई शंकु बनाते हैं एक। ठीक है, ये तो ज़्यादा अच्छा बन गया भाई मेरी उम्मीद से। ठीक है भाई, चलो ये मेरा बन गया टेंट, बन गया कोनिकल। कोनिकल ठीक है, टेंट है भाई। रेडियस क्या है 6 यूनिट, तो भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 6 यूनिट, और ये हाइट क्या होगी भाई 8 यूनिट। तो भाई मुझे पता है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है मेरा भाई, पाई आर एल। आर है रेडियस, एल है मेरी स्लैंट हाइट। भाई ये 8 6 है तो मैं इसको 10 कह सकता हूँ स्लैंट हाइट को। भाई बेसिक सी चीज़ है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम, जो पैदा होने से पहले ही सिखा दी जाती है हमको। ठीक भाई, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये थ्योरम तो हमने पैदा होने से पहले ही सीख ली थी लगता है। तो अब जो कर्व सरफेस एरिया है वही तो हमें निकालना होगा ना। क्यों? क्योंकि भाई तंबू बनाने के लिए ये नहीं बोला कि फर्श पर भी बिछाना है कैनवास, सिर्फ तंबू बनाना है। तो तंबू बनाने के लिए मुझे ज़रूरत किसकी है, कर्व सरफेस एरिया की। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। अब यहाँ कहीं नहीं लिखा, पाई 3.14 लेनी है, इसीलिए जब कभी लिखा ना जाए तो पाई हमें क्या लेनी है भाई 22/7 पाई आर एल होगा। ये हो जाएगा भाई 1320/7। इसको आप काटोगे तो ये कितने से जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 5 12, 6 7 8 56, 6 7 8 56 पॉइंट 4 7 5 35, 7 7 49, ये आ रहा है भाई 188.57 मेरा यूनिट स्क्वायर, मेरा आंसर। ऑप्शन कोई सा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिट स्क्वायर में होता है भाई एरिया मेरा, यहाँ सब यूनिट्स में दे रखे हैं, तो कोई भी आंसर सही नहीं है। कब तक? जब तक मैं बेईमानी ना कर दूँ। थोड़ी सी तो चलती है, ऑप्शन ए। नहीं चलती थोड़ी सी भी बेईमानी भाई, नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से क्वेश्चन करेंगे, बड़े प्यार से आंसर निकलेगा और अच्छा आंसर निकलेगा और सही आंसर निकलेगा। ठीक, चलिए भाई अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखने में जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, समझने के बाद उतना ही हलवा हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्यों? इसमें मुझे कुछ ज़्यादा गुणा भाग करना ही नहीं है। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है। भाई क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट इफ नन टूक एनी हॉलीडे। ठीक है, ईच could individually complete a piece of work in 30 days. A and B started working together on this piece of work, but A took a day off after every 4 days of work, while B took a day off after every 5 days of work. If both of them had started work on 1 August 2022, on which date was the work completed? ए और बी समान रूप से कुशल है। यदि किसी ने कोई छुट्टी नहीं ली तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता था। ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य के प्रत्येक 4 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी ली, जबकि बी ने प्रत्येक 5 दिन के कार्य के बाद 1 दिन की छुट्टी ली। यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को काम शुरू किया था तो किस तारीख को काम पूरा हुआ था? ठीक है भाई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे इस क्वेश्चन को, और क्या झंडे गाड़ देंगे, फिर क्या दिक्कत है। देखो भाई, सबसे पहले मुझे क्या पता चली भाई, ए के हॉलीडे कब कब आएंगे भाई, कब कब आएंगे भाई? हर 4 दिन की छुट्टी के बाद
मतलब हर 4 दिन के काम के बाद छुट्टी लेता है। इट मीन्स कौन कौन से दिन छुट्टी लेगा भाई, 5वें डे, 10वें डे और 15वें दिन। भाई मैं 15 से आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई 15 दिन से ज़्यादा तो मेरा ऑप्शन ही नहीं है। कहीं 20 अगस्त से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसीलिए मैं 15 अगस्त से ज़्यादा नहीं गया। वैसे ही 15 अगस्त की छुट्टी होती है भाई। 20 बी के हॉलीडे क्या होंगे भाई, इसलिए हर 5 दिन की छुट्टी के बाद काम के बाद छुट्टी ले रहा है, हर 5 दिन की। ठीक है, तो इसकी छुट्टी कब होगी भाई, छठे दिन, 12वें दिन और 18वें दिन होगी ना भाई। बेचारे से 15 अगस्त को काम करवा लिए, बड़े नीच लोग हैं अरे, नीच नीच। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि भाई इन्होंने इस बीच कितना कितना काम किया होगा। ठीक है भाई, भाई ए ने कितना काम किया होगा भाई, 15 दिन का पहले लिखते हैं डाटा। भाई 15 डे वर्क। भाई देखो 15 दिन में से 3 दिन तो ए ने छुट्टी ले ली, इसका मतलब कितने दिन काम किया भाई, 12 दिन। भाई देखो काम मेरा कितना है वास्तव में भाई, 30। मैं अगर मानूँ ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 30 दिनों में काम खत्म करता है। इट मीन्स काम मेरा कितना हो गया, 30 यूनिट कह दूँ भाई, लिख लो टोटल वर्क 30 यूनिट। ठीक है भाई, एक दिन में अगर, क्योंकि और दोनों की एफिशिएंसी सेम है, तो चाहे मैं ए का बोलूँ या बी का, बात बराबर मानी जाएगी। ठीक है, ए एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो 30 दिन में 30 यूनिट काम करेगा, तो टोटल वर्क भी मेरा 30 ही होगा। तो भाई देखो 15 दिन का वर्क कितना होगा ए का, 15 में से 3 दिन छुट्टी ले ली, इट मीन्स 12 दिन तो ए ने काम किया। ठीक है, 12 दिन किसके, ए के, तो कितना काम किया होगा भाई, 12 यूनिट किया होगा। अब देखो भाई 15 तारीख तक तो बी ने कितनी छुट्टी ली है, 6 और 12 तारीख की 2 ही छुट्टी ली है। इट मीन्स बी ने कितना काम किया होगा भाई, 13 दिन काम किया होगा बी ने, और इसकी भी एफिशिएंसी सेम है, एक दिन में 1 यूनिट करता है क्योंकि ए के बराबर है एफिशिएंसी। तो इसने कितना काम किया होगा भाई, 13 यूनिट। कितना काम हो गया भाई 15 दिन में, 12 और 13 25 यूनिट। इसका मतलब मुझे अभी और 5 यूनिट काम करना है ना। अब देखो भाई ये हो गया 15 दिन का काम, और ये टोटल कितना हो गया, 25 यूनिट। मुझे अभी और 5 यूनिट काम कराना है। अब कोई बड़ी बात नहीं है भाई, देखो अब आ गई 16 तारीख। ठीक है, 16th डे। भाई 16 तारीख को दोनों की छुट्टी है क्या छुट्टी भाई, नहीं है। 15 तारीख की छुट्टी थी एक ही, क्योंकि 4 दिन के बाद लेता है ना छुट्टी। हाँ, तो भाई देखो 16 तारीख को कितना काम हुआ होगा भाई, 1 + 1 बराबर 2 यूनिट, दोनों काम पर आए थे, है ना भाई। भाई 17 तारीख, भाई ये जितनी तारीख है उतनी ही, मतलब 17वां दिन, पहला दिन 1 अगस्त, 17वां दिन 17 अगस्त। ठीक है भाई, ऐसे समझो। भाई इस दिन भी दोनों आए थे, मीन्स कितना काम हुआ, 2 यूनिट। भाई देखो 25 यूनिट काम हो चुका था, 5 यूनिट और काम करना था, 2 2 4 यूनिट काम हो गया। अब आया 18वां दिन भाई, लेकिन आप तो गुलाटी मार के भाई, बी वाले बी साहब हमारे, भाई बी की तो छुट्टी 18वें दिन। इट मीन्स 18वें दिन कौन काम करेगा, ए, कितना, 1 यूनिट। हो गया मेरा कितना, 5 यूनिट। भाई देखो दिन कितने लगे, 18 डे बराबर 30 यूनिट। ठीक है, 1 तारीख को काम शुरू किया था, 18 दिन में ख़त्म किया। इट मीन्स कितनी तारीख को ख़त्म किया भाई, 18 अगस्त 2022 को काम ख़त्म हुआ भाई उनका, लॉन्डो का। ठीक है भाई, तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल पे अगर नए हैं और पुराने भी हैं तो सब्सक्राइब कर देना यार। सिर्फ 3% लोग सब्सक्राइब करते हैं, मेहनत लगती है बनाने में। कोई नहीं, अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि अच्छा क्यों नहीं लगा। डिसलाइक करने का मन हो तो वो भी कर देना, कोई बात नहीं, इम्प्रूव करेंगे। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना भाई प्लीज़, और हाँ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और हाँ, इन सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और, जय सिया राम, जय राम जी की, धन्यवाद।